नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका यह 7वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यह 7वां वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीएस के प्रश्न देखने को यहीं से मिलेंगे। कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो देखें और इससे पहले की भी पूरी वीडियो देख लें। क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे नोट कर लें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से निकल सके। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। किसके बाद? जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। अगर आपसे पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह हुआ था 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और किस दिन हुआ था? तो यह बैसाख की पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। यह जो चंपारण सत्याग्रह था, यह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन था। किसका था? महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन। और चंपारण आने के लिए अगर आपसे पूछ ले किसने बुलाया था, तो बिहार के किसान थे डॉक्टर राजकुमार शुक्ला। कौन थे? राजकुमार शुक्ला। उन्होंने जो है महात्मा गांधी को बुलाया था। अगला आंदोलन है महमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा जो है पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। भूख हड़ताल का प्रयोग यह आंदोलन हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो मिल में मजदूर जो है काम कर रहे थे, उनका वेतन बढ़ाने की बात कही गई थी, वो वेतन नहीं बढ़ा रहे थे। इस कारण जो है यह आंदोलन हुआ था। अगला है खेड़ा सत्याग्रह, कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। इसमें जो है ये आंदोलन हुआ क्यों था? यहाँ पर जो है उस समय पर फसल नष्ट हो गई थी और उसके बावजूद भी जो अंग्रेज जो थे तुम्हारे राजस्व की वसूली कर रहे थे। इसके कारण हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात का एक स्थान है, वहां पर हुआ था। अगला जो है एक रोलेट अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1919 में। कब पारित हुआ था? 1919 में। यह जो अधिनियम है इसको काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून। और इसका दूसरा नाम है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। ये भी इसको कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के तहत अगर कहीं पर 3 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होते थे तो इनको उठा करके सीधे जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए इसका नाम पड़ा था काला कानून। अगला है हंटर समिति का गठन कब हुआ था? यह था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। क्यों हुआ था? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी की जांच करने के लिए इस समिति का गठन हुआ था, हंटर समिति का। अगला आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। कब हुआ था? 1919 से 1922 के बीच हुआ था। लगभग 3 साल यह आंदोलन चला था। अगला है असहयोग आंदोलन। यह कब से कब तक चला था? यह चला था 1920 से 1922 तक। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज की जो दुकानें हैं वहां से कोई सामान ना खरीदना, यानी उनका असहयोग करो, सहयोग ना करो, उनका जो है असहयोग करो। इसलिए यह आंदोलन चला था 1920 से 1922 तक। अगला है चौरी चौरा कांड। कहाँ हुआ था? यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। यहाँ पर जो थे, यहाँ पर 22 जो थे, 22 सिपाही जो थे उनको यहाँ पर जिंदा जला दिया गया था। ठीक है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? 1930 से 1934 के बीच हुआ था। अगला है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। कब से कब तक हुआ था? यह 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था। इसलिए जो है ये 5 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अगला है गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह कब हुआ था? यह हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। फ्रेंड्स, यह जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग जो है इनको एक एक करके नोट करते रहिए। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को।
हालांकि ये जो है ऑपरेशन जीरो आवर जो था, ऑपरेशन जीरो आवर, ये जो है 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से। अगला है माउंट बेटन बेटन योजना, यह कब हुई थी? कब आई थी? यह आई थी 3 जून 1947 को। कब आई थी? 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे जो है संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन। किससे उत्पादन? मत्स्य उत्पादन से संबंधित हमारी जो है नीली क्रांति है। अब इस प्रश्न के साथ में हम कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं उन सबका निपटारा करेंगे। आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले हरित क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध अगर पूछे तो इसका संबंध है टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। किससे? टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। किससे? झींगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है बादामी क्रांति, इसका संबंध अगर आपसे पूछेगा तो आप बताओगे मसाला उत्पादन से संबंधित है। किससे? मसाला उत्पादन से। अगला है सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति? सुनहरी क्रांति। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है फल उत्पादन से। किससे? फल उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। किससे? नदी जोड़ो परियोजना से। अगर आपसे पूछ ले गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। सदाबहार क्रांति का संबंध अगर पूछेगा तो बताओगे जैव तकनीकी से संबंधित है। किससे? जैव तकनीकी से। अगर आपसे पूछ ले सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है केसर उत्पादन से। किससे? केसर उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है बांस उत्पादन से। किससे? बांस उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कपास उत्पादन से। किससे? कपास उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध है कपास उत्पादन से, लेकिन यह कपास उत्पादन की तीसरी क्रांति है। अगर आपसे पूछ ले सनराइज या फिर सूर्योदय क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास से। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फल और शहद उत्पादन से। किससे? फल और शहद उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले एनएच क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। नेशनल हाईवे क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, ये 4 शहर जुड़े गए थे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। 2001 में ये जो है योजना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गोविंद वल्लभ पंत। कौन हो जाएगा? श्री गोविंद वल्लभ पंत। अगर आपसे पूछ ले कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इस समय श्री योगी आदित्यनाथ। अगर एनडी तिवारी के बारे में पूछ ले तो यह एक ऐसे सीएम रहे हैं जो यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्य के ही जो है सीएम रहे हैं, एकमात्र सीएम है। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ में हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो यह मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगर पूछ ले मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है गवर्नर। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। कब बने थे? 1937 में।
1937 में जब पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे तब भी ये उत्तर प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में जब स्वतंत्रता हो गई, जब देश स्वतंत्र हो गया, तब भी यूपी के पहले सीएम भी यही बने थे, गोविंद वल्लभ पंत। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो यह तुम्हारी बनी थी सुचेता कृपलानी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। कब बनी थी? 1963 में। कब बनी थी? 1963 में। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो यह रही है मायावती। कौन रहा है? मायावती। कितनी बार रही है? यह टोटल 4 बार बनी है। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यह बने हैं अखिलेश यादव। कौन बने हैं? अखिलेश यादव। कब बने थे? 2012 में बने थे, 2012 में। अगला है, अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो यह तुम्हारे रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत। कब रहे हैं? कितने दिन तक रहे हैं? 11 वर्ष 11 दिन तक रहे हैं। कितने वर्ष तक? 11 वर्ष 11 दिन तक। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने सीएम बन चुके हैं, तो कुल 21 लोग जो है सीएम बन चुके हैं। कितने लोग? 21 लोग, जिसमें से योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जमशेद जी टाटा। कौन हो जाएगा? सर जमशेद जी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य को जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं छूती है। बाकी बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, एक ऐसे कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्य, 8 स्टेट और जो है प्लस एक जो है यूनियन टेरिटरी, एक यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश, इतने कुल मिलाकर के 9 राज्यों को जो है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है स्पर्श करती है। अब जो है हम जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पढ़ेंगे, कौन कौन से राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जो हैं, इसमें से पहला हो जाएगा उत्तराखंड, एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को सबसे कम स्पर्श करता है, सबसे कम। फिर हो जाएगा हरियाणा, हो जाएगा राजस्थान, हो जाएगा मध्य प्रदेश, हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को सबसे ज्यादा जो है स्पर्श करता है। फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा तथा दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। और जो है उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, यह भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिले देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें एक जिला तुम्हारा हो जाएगा पीलीभीत, एक हो जाएगा लखीमपुर खीरी, एक हो जाएगा बहराइच, एक हो जाएगा बलरामपुर, एक हो जाएगा श्रावस्ती, एक हो जाएगा सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इतने जिले जो हैं नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कितने जिले जो है नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो तुम्हारे हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 7 जो है 7 जिले जो है सीमा को साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से जो है इसका कोई ऑप्शन नहीं है सही। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा सही आंसर है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। यहाँ की जो है यह सबसे ऊंची चोटी है। अब जो है भारत के कुछ पर्वत और उनकी चोटियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है यह तुम्हारी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। अगर आपसे पूछ ले इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई? 1722 मीटर। और यह जो पर्वत है कहाँ पर? अगर आपसे पूछ ले तो यह राजस्थान में है। और जो है यह जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत भी है। कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछ ले सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी है सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। और जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुडी। कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले
अब जो है हम डिस्कस करेंगे हिमालय के कुछ प्रमुख जो है ऊंचे शिखर। अगर आपसे पूछ ले माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर है, नेपाल में है। अगर आपसे पूछ ले इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, ये इसकी जो है टोटल ऊंचाई है। अगर आपसे पूछ ले कराकोरम या फिर केटू, इसी को कहते हैं गाडविन ऑस्टिन, अगर पूछ लिया कहाँ पर है तो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो हिस्सा पीओके है वहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, तो इसकी अगर ऊंचाई पूछ ले तो इसकी टोटल ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी है, 8611 मीटर। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ ले कंचनजंगा जो है यह पूर्णतः भारत में स्थित है। कहाँ पर, पूर्णतः भारत में स्थित है, और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो 8586 मीटर। कितनी है, यह पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत और नेपाल सीमा पर जो है यहाँ पर स्थित है, सिक्किम वाले स्थान में। अगर आपसे पूछ ले नंगा पर्वत कहाँ पर है, यह तुम्हारा भारत में है। इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले कितनी है तो 8126 मीटर। कितनी है, 8126 मीटर। अगर आपसे पूछ ले नंदा देवी जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है, यह भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7887 मीटर। कितनी है, 7887 मीटर। अगर आपसे पूछ ले कामेत जो है, यह कामेत चोटी जो है कहाँ पर है, यह भारत में है। कहाँ पर है, भारत में ये भी है, और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। कितनी है, 7756 मीटर। अगर आपसे पूछ ले अन्नपूर्णा जो है चोटी कहाँ पर है, नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले तो इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। कितनी है, 8078 मीटर। अगर आपसे पूछ ले कि धौलागिरी पर्वत जो है इस ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। और अगर पूछ ले कहाँ पर स्थित है, यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पर, नेपाल में। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।